हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर करा था क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीखा था। तो आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कवर करेंगे, जो कि है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला पढ़ रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है और क्या इसकी स्टेटमेंट है? तो नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस कंबाइन होना। इस रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। आ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म a single product, to form a single product. Such type of reaction is known as combination reaction. इस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो A प्लस बी जनरल गिव्स टू C। तो यहाँ पे दिख रहा है रिएक्टेंट्स कितने हैं? तो बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो। और प्रोडक्ट्स एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, सिंगल प्रोडक्ट। जिस रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये थी तो इसकी डेफिनेशन। अब आता है इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल हम ले रहे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। क्या नाम होता है कॉमन नेम? क्विकलाइम। तो याद होगा मैंने बताया भी था, जो कॉमन नेम होते हैं इस ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है, और केमिकल नेम को नॉर्मल, कोई बिना ब्रैकेट के। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ट लाइम। क्या नाम है? कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, जो पहले व्हाइट वॉश में यूज करा जाता। पहले जब घरों में व्हाइट वॉश होती थी, याद होगा कि चूना पत्थर को पानी में घोल के रखते थे पूरी रात भर। वो चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उसे हम पानी में घोल कर रखते हैं। फिर घुलने के बाद वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसको छान के हम व्हाइट वॉश कर लेते थे। तो जो व्हाइट वॉश होती है वो क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है? व्हाइट वॉश करने में। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, हम करेंगे भी इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट वॉश करने में यूज होती है। क्या यूज होती है? व्हाइट वॉश करने में। यहाँ पर ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दिख रहा है इसमें रिएक्टेंट टू और मोर है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हीट भी निकलती है। जिस भी बीकर और कंटेनर में रिएक्शन करोगे तो कंटेनर और वो बीकर क्या हो जाएगा? गर्म, ठीक है। हीट, ये हीट इस प्रोडक्ट के उसमें नहीं आते, ये सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। साथ ही साथ वो बीकर जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ के साथ वो कंटेनर क्या कर जाएगा? हीट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ये एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शंस में।
ये एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। क्लियर? तो इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस रिएक्शन को करा जाता है कहाँ पे यूज? व्हाइट वॉश में। ठीक है, अभी करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, व्हाइट वॉश में। अब इस रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट। ठीक है, मैंने बताया था ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको चूना पत्थर बोलते थे, पानी में घोलते थे और फिर से एक दिन तक घोल के रखते हैं, फिर उसको छान कर जो व्हाइट पाउडर है वो गीला हो जाता है, उसको व्हाइट वॉश के लिए हम यूज कर लेते हैं। जहां पे भी व्हाइट वॉश यूज करी जाती है फिर वो कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुनना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो व्हाइट वॉश है ये एक पपड़ी बन के हटती रहती है। आपने घरों में देखा होगा कि व्हाइट वॉश जो होती है वो कुछ टाइम बाद हटने लगती है पपड़ी बनकर। अब वो पपड़ी बनकर हट रही है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो जो कि हमने वॉल पे करा है व्हाइट वॉश के लिए, वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ऑन पासिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर it turns to change milky color तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब CO2 को इस लाइम वाटर से पास करते हैं, CO2 को लाइम वाटर से अगर हम पास करें तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की। ये लाइम वाटर है CaOH ट्वाइस। ठीक है, इससे अगर हम CO2 पास करें तो यहाँ पर क्या होता है? इससे हम CO2 पास करें तो यहाँ पे बनता है CaCO3 प्लस H2, CaCO3 प्लस H2। CaCO3 यहाँ पर है क्या? CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं क्या? लाइमस्टोन, क्या बोल सकते हो? मार्बल। ठीक है, क्या बोल सकते हो? मार्बल। साथ के साथ जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर हम CO2 पास करें, किससे पास करें? लाइम वाटर से। लाइम वाटर में अगर CO2 पास करें तो उस लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? इट टर्न्स टू चेंज मिल्की कलर। क्या कलर हो जाएगा? कलर भी लिख देते हैं, मिल्की कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मिल्की कलर। ये जो CO2 गैस को कभी भी लाइम वाटर से पास करा जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? मिल्की। तो ये CO2 का एक टेस्ट भी है, अगर आपके पास कोई भी एक गैस है उसको कंफर्म करना है कि वो CO2 है या नहीं है, तो आप लाइम वाटर से पास कर देंगे। अगर पास करने पे मिल्की कलर आ रहा है तो वो गैस कौन सी है? CO2। ठीक है, अगर कोई भी गैस अगर लाइम वाटर से पास करने पे मिल्की कलर शो कर रही है तो वो गैस कौन सी कहलाएगी? CO2। क्लियर? कौन सी गैस कहलाएगी? CO2। अब वापस इस पे आ जाओ, उस चूना पत्थर को हमने पानी में घोल के व्हाइट वॉश के लिए यूज करा, मान लो इस पे हमने यूज कर लिया व्हाइट वॉश के लिए। कुछ टाइम बाद जो एटमॉस्फेयर में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यस और नो? और रिएक्ट करके क्या बना देता है? वो लाइमस्टोन मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन मार्बल एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन की जो लेयर होती है वो दीवार से हट के एक पपड़ी बन के गिरने लगती है। तो जो पपड़ियां गिरती है दीवार से, जो एक लेयर हटती है व्हाइट वॉश की, तो वो होती क्या है? वो ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फाइनली पता चल गया जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन है ये यूज कहाँ पे होती है? यूज्ड, यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, यूज्ड इन व्हाइट वॉश। ठीक है, ये याद रखना इस रिएक्शन का, व्हाइट वॉश सफेदी करने के लिए यूज होती है यानी रिएक्शन व्हाइट वॉश में। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया यूज्ड इन व्हाइट वॉश। तो ये तो समझ आ गया, तब CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर से तो मिल्की हो जाते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करें, एक्सेस मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 को पास करें, क्या मिल्की कलर और ज्यादा होता जाएगा? तो इसको अभी हम अगले नोट में देखते हैं कि क्या होता है अगर एक्सेस अमाउंट में पास करी जाए CO2। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है
किससे? लाइम वाटर से। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं अगले नोट पर, तो लिखते हैं नोट करके, ऑन पासिंग excess amount of CO2। अगर हम excess amount of CO2 पास करें देन, ठीक है, the lime water, ये लाइम वाटर का जो मिल्की कलर था, द मिल्की कलर डिसअपियर, द मिल्की कलर डिसअपियर, ये इंपॉर्टेंट है, मिल्की कलर डिसअपियर। जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करें, क्या अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हैं किससे? लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर का जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। याद रखना, ये नोट करके बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करी जाती तो क्या होगा? जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है और कैसे रिएक्शन हो रही है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जो ये मिल्की कलर है, अगर इससे हम CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करें, एक्सेस अमाउंट का मतलब बहुत ज्यादा, अगर हम इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हैं, थोड़ा सा वाटर भी ले लेते हैं, ठीक है। जो ये मिल्की कलर बनाता है, देखो ये पीछे क्या बनाता है, ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 पास करी तो मिल्की कलर आ गया। अब इस मिल्की कलर से अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करें, क्या करें? एक्सेस अमाउंट में CO2, तो क्या होता है? मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहां बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है? अगर कहीं पे भी HCO3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये किसी के साथ भी दिखे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। और बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3, इस पे चार्ज होता है -1। अब कैल्शियम पे होता है +2, याद होगा। अगर ये +2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अभी के लिए हटा देते चार्ज, तो फॉर्मूला बनेगा CaHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, 2, तो CaHCO3 ट्वाइस, तो ये होता है कैल्शियम, वो लग गया उसके साथ बाइकार्बोनेट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करें लाइम वाटर से ही पास कर रहे हैं, पहले ये बनेगा, थोड़ा सा अमाउंट जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ज्यादा अमाउंट पास होता जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये था हमारे पास पहला एग्जांपल लिया था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो पीछे करते हैं, तो हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, वो कॉम्बिनेशन का नहीं है, वो इसके जस्ट आगे वाला पोर्शन था, इसलिए हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, इसलिए उसे अलग से नोट करके लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, CO2 पास करेंगे लाइम वाटर से मिल्की कलर, एंड एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हैं तो मिल्की कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर। क्या हो जाता है? डिसअपियर। और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड से तब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हीट जिस कंटेनर में करते हैं वो गर्म हो जाता है, याद रखना, ये नोट करो। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन के 2-4 छोटे-छोटे और एग्जांपल लिख लेते हैं, और एग्जांपल्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन के। जरूर नहीं कि इतना बड़ा सा एग्जांपल लिखना है आपको, एग्जाम में अगर पूछा जाए एग्जांपल्स तो बताओ ये किसका एग्जांपल है? H2 plus O2 gives 2 होता है H2, रिएक्टेंट्स 2 और मोर है एंड प्रोडक्ट सिंगल है।
जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। तो रिएक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर पीछे कहीं पे रिएक्शन अनबैलेंस रह जाए तो वो खुद बैलेंस कर लेना, क्योंकि हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 2 3 6 2 3 बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, ये तो बैलेंस है। बाई चांस अगर कहीं पे रिएक्शन बैलेंस नहीं तो खुद से ट्राई करना, क्योंकि बैलेंसिंग पोर्शन हम करके आ रहे हैं, इससे प्रैक्टिस होगी। तो एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट C+O2 CO2 किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न करा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करा जाए तो ये बैलेंस। तो ये एग्जांपल भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता है क्या है, जिसमें रिएक्टेंट्स 2 और मोर हो और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम आएंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा है सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट है। वहां पर सिंगल रिएक्टेंट, सॉरी 2 और मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, आर रिएक्शन इन विच, पहले डेफिनेशन देखते हैं, आर रिएक्शन इन विच सिंगल reactant breakdown to form two or more products. This is known as decomposition reaction. जब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, सपोज करो A से हमें मिल रहा है B+C। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है, सिंगल, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, क्या है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये उसका अपोजिट है। वहां पर क्या था, रिएक्टेंट 2 और मोर थे, प्रोडक्ट सिंगल था। यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट 2 और मोर है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप्स की होती है, 1 बाय 1 हम तीनों ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंबाइन करके नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। 3 टाइप्स की होती है। पहला, इसका नाम है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल, ठीक है। सेकंड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड है फोटो डीकंपोजिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं फोटोलाइटिक या फिर फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलाइटिक बोल लो, फोटो बोल लो, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मल। तो थर्मल, इलेक्ट्रो एंड फोटो, 3 टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, जिसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर करने वाले। तो पहला आ रहा है थर्मल। अब थर्मल क्या होता है और क्या इसकी रिएक्शन है, तो पहले आप इसे नोट करें डेफिनेशन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। 3 टाइप्स की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रो एंड फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलिसिस और अगला फोटो। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पर। तो पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसका ए पार्ट।
थर्मल का मतलब यहाँ पे है हीट और टेम्परेचर से। थर्मल मीन्स हीट या फिर टेम्परेचर, नाम से ही पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है यहाँ पे कि थर्मल मीन्स हीट और टेम्परेचर। बाकी डीकंपोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन होना सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स में, टू और मोर प्रोडक्ट्स में। डेफिनेशन देख लो, डीकंपोजिशन takes place in the presence of तब सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो और मोर प्रोडक्ट देगा, ब्रेक डाउन होकर टू और मोर प्रोडक्ट देगा, किसके प्रेजेंस में? टेम्परेचर या फिर हीट। डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, डीकंपोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट is known as thermal decomposition reaction, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे डीकंपोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में। अगर ब्रेकडाउन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा थर्मल। अगर ब्रेकडाउन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा फोटो। अगर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा इलेक्ट्रो। तो देख लो, अगर ब्रेकडाउन सिंगल रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन अगर ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा थर्मल। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो नाम आ जाएगा फोटोलाइटिक या फिर फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। तो याद रखना, तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन या इस स्टेटमेंट कोई टफ नहीं है, खुद से ही बना सकते हो। अब आते बट इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले जनरल देख लो, अब डीकंपोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये है सिंगल रिएक्टेंट जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें? टू और मोर प्रोडक्ट्स में, और वो भी किसके प्रेजेंस में? हीट। हीट का यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं हम डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा का मतलब क्या है? हीट, ठीक है। ये ट्रायंगल छोटा सा, इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हीट। क्या मतलब है इसका? हीट, ठीक है। ये हीट का सिंबल देखो, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट्स का टू और मोर प्रोडक्ट्स में, जो ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में। हीट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसका नाम लिख दिया हमने थर्मल। क्या लिख दिया इसका नाम? थर्मल। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल ले रहे हैं लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन। जो लेड नाइट्रेट होता है, तो लेड नाइट्रेट PvNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। अगर हम लेड नाइट्रेट जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, अगर इसे हम हीट करें, क्या करें? हीट का सिंबल यूज करेंगे। अगर हम इसे क्या करें? हीट। ये सिंबल किसका? हीट। लेड नाइट्रेट को जब हीट करा जाता है तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? हमें पता है टू और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होने वाला। कौन कौन से प्रोडक्ट है? पहला तो बनेगा लेड ऑक्साइड, सेकंड NO2 एंड थर्ड O2। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। ये है हमारे पास लेड ऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये तो ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, इसका कलर पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स। अब इसका कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का मेन मोटिव तो ये है कि थर्मल को समझना, और साथ के साथ ये NO2 का क्या कलर है। तो यहाँ पे कलर क्या है NO2 का? ब्राउन फ्यूम्स। कि कौन सा कलर है? ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में निकलता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये कलर पूछा जाता है एग्जाम में। तो लेड नाइट्रेट ये NO3 भी है अंदर, ठीक है। नाइट्रेट PvNO3 ट्वाइस, वो NO3 लिखना गलती से भूल गया। तो ये होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2 का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना नाइट्रेट NO3। अब इसको बैलेंसिंग आप खुद ही करना, क्योंकि हमने बैलेंसिंग बहुत सारी करी है।
उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन बैलेंसिंग वाले बैलेंस करते रहना ताकि प्रैक्टिस होती रहे। क्लियर? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बैलेंस कर रहा था फ्रैक्शनल मेथड से, नॉर्मल और शॉर्ट ट्रिक से भी। आप इसको बैलेंस करके ही लिखना ताकि रिवीजन होती रहे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि NO2 किस कलर का होता है? बताओ किस कलर का होता है? ब्राउन फ्यूम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने नोट में अलग से लिख लेना इसको, अलग कलर के हाईलाइट करके, पेपर में पूछा जाता है। तो व्हाट विल हैपन इफ लेड नाइट्रेट इज हीटेड? तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कलर का होता है? ब्राउन फ्यूम्स। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल। ये किसका एग्जांपल है? थर्मल, क्योंकि हीट पास करने पे ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। और एग्जांपल नेक्स्ट, इसे नोट करें। अगला एग्जांपल अब हम कर रहे हैं फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसकी FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। 7H2O का मतलब ये क्या है? यहाँ पर 7H2O का मतलब ये है कि ये वाटर के 7 मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है फेरस सल्फेट हेप्टा। हेप्टा मींस 7 हाइड्रेट। ठीक है, इसलिए कुछ बुकों में इसका देखो ऐसा नाम होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको मिलेगा। हाइड्रेटेड जहां पे भी लिखा हुआ इसका मतलब उसके पास वाटर होल्ड करने की भी कैपेबिलिटी थी और उसके पास वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है इस टाइम पर, इसलिए इसका नाम है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मींस उसके पास वाटर है। अगर ये वाटर निकल जाए तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कंडीशन। अगर मैं 7H2O ना लिखूं तो उस केस में हम लिखेंगे इसे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी एक टॉपिक भी आएगा इसमें। अगर मैं यहाँ से ये 7H2O ना लिखूं तो वाटर निकल चुके हैं, हाइड्रेटेड वर्ड हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब उसके पास वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है बट अभी उसके पास है नहीं। क्लियर? और इस नेचर को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। वो सब में आगे नोट जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे लिखवाते रहूंगा। तो अगर क्या होगा जब फेरस सल्फेट को हीट करा जाएगा, जब हम इसे हीट करें तो हीट मींस थर्मल, तो ब्रेक डाउन करके 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले तो यह सबको दिख रहा है क्या बनाएगा, जैसे हीट करा जाएगा FeSO4 प्लस 7H2, FeSO4 प्लस 7H2, जो कि वाटर है वो अलग हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। अब देखो इसके बाद वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी है बट इस केस में उसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस। अभी एनहाइड्रस कंडीशन में सूखा हुआ जिसे बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस को ऐसा लिखते हैं, देखो शॉर्ट में ऐसा लिखा मिलेगा आपको बहुत जगह, एनहाइड्रस ANH। ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ANH करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो ये हाइड्रेटेड, ये एनहाइड्रस। पूरा नाम बोला जाए तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मींस 7 वाटर मॉलिक्यूल। जब हीट करा गया तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो बताओ ये कौन सा एग्जांपल है? अगर हम पीछे की तरफ आए तो हमें दिख रहा है यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हीट करके सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हीट करके, तो वर्ड आ जाता है थर्मल। 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ग्रीन से कलर कन्वर्ट होके जाता है इसमें व्हाइट। रिएक्शंस में कंपाउंड्स के कलर जो जो लिखे जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, CBSE बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ग्रीन कलर से किस में कन्वर्ट होगा? ये व्हाइट में। किस में होगा? व्हाइट। अब अगेन इस फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस फेरस सल्फेट को फिर आगे हीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब इस फेरस सल्फेट को FeSO4 जो कि किस कलर का है? व्हाइट, इसको हीट करा जा रहा है। हीट कर दिया, ठीक है। हीट करके बनाया गया Fe2O3
प्लस SO2 एंड SO3 एंड SO3। तो ये क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बना है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हीट कराया, जो कि व्हाइट कलर का था, तो हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर याद दिख रहा है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये वही है जो लोहे में जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देख, इसकी भी रिएक्शन पढ़ेंगे हम आगे कोरोजन वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? व्हाइट, जो कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। फिर व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को अगेन हीट करा तो फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पे कलर्स, रिएक्टेड प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस को बैलेंस खुद करना ताकि प्रैक्टिस होती जाए। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? थर्मल डीकंपोजिशन। इसे नोट करें, अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, सिंगल रिएक्टेंट है, हीट करके 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो हमें मिल रहेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है किसके? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के। हमने देखे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है। एक तो लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस को तब हीट करते हैं तो किस कलर का प्रोडक्ट बनता है? NO2, जो कि ब्राउन फ्यूम्स है। ये इंपॉर्टेंट है, NO2 का यहाँ पे कलर पूछा जाता है। सेकेंड में यहाँ पे इसका ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं अगला, जो कि हमारा था कौन सा टॉपिक? थर्मल तो हमने पढ़ लिया, थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक तो जब डीकंपोजिशन, जब ब्रेक डाउन सिंगल रिएक्टेंट का 2 और मोर प्रोडक्ट्स में हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक। सेम स्टेटमेंट आएगी, डीकंपोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज से, यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डी पार्ट इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सेम स्टेटमेंट पुरानी वाली जो पीछे लिखी है, डीकंपोजिशन takes place in the presence of किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is known as इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पीछे नाम लिख दिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये वर्ड या बस इस पे स्टेटमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट याद रखना। जब ब्रेक डाउन सिंगल रिएक्टेंट का 2 और मोर प्रोडक्ट्स में हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। एग्जांपल के लिए ए का जब ब्रेक डाउन हम करें, किसमें? बी और सी में। एक सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है? सिंगल रिएक्टेंट। 2 और मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है? 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देखेंगे
कि क्या बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर प्रोडक्ट दे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एग्जांपल, वाटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसकी एक्टिविटी के थ्रू। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, पहले इस स्टेटमेंट कर लिखे, नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कौन कौन सी गैसेस हमें मिलती है, उनका रेशियोज क्या क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लेना। हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है, इसके लिए हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है इसका, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है। ये हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर फिल है। डिस्टिल वाटर कौन होता है, जो फ्री फ्रॉम आयंस हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जो कि हम पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाला है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड, क्योंकि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसमें हमने क्या डाला है, क्या एसिड के कुछ ड्रॉप्स, क्या डाली है, एसिड के कुछ ड्रॉप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये जो सारे पोर्शन है एसिड बेस का, ये प्रेजेंस ऑफ आयंस, ये हम एसिड बेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड्स अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड्स क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं, कौन से आयंस है, क्या है, ये सब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर ये लिक्विड फिल है, जो कि क्या है, डिस्टिल वाटर, उसके ऊपर दो इन्वर्टेड उल्टे टेस्ट ट्यूब को लगाया गया है, उनके अंदर एक ग्लास रोड है, ये जो ग्लास रोड दिख रही है, उन ग्लास रोड को किससे कनेक्ट कर रखा है, एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव जो कि कैथोड एंड पॉजिटिव जो कि एनोड। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करा इस वाटर में, इलेक्ट्रिक करंट पास करा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी हुआ है, चाहो तो आप शॉर्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट जाके देख सकते हो। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें दो टाइप, जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, H2 प्लस O2, H2 गैस देता है और O2। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, एक तरफ मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस और एक तरफ मिलेगी ऑक्सीजन गैस, जो कि इस फिगर में दिख भी रहा है कि यहाँ पे हमें मिल रही है हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। और हमें पता है जो ये हाइड्रोजन गैस है वो 2 टाइम्स आती है, ज्यादा है दिख रहा है, ठीक है। रिएक्शन में भी दिख रही है जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, इनका जो रेशियो है 2:1, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 1, कितना है, 2:1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब इलेक्ट्रोलिसिस करा जाएगा वाटर का, कौन कौन सी गैस मिलती है, उनका रेशियो क्या है, गैस मिलेगी हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका रेशियो क्या होता है, 2:1, 2:1। इसको शॉर्ट वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया भी हुआ है। कौन सी गैस मिलेगी, 2:1, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा है या खाली जगह देखो ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, कब। सेकंड क्वेश्चन आता है, अब इनमें से कौन सी गैस एनोड पे जाएगी और कौन सी कैथोड। तो यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव। एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, अभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिस पे रिडक्शन होता है। साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि कई टाइप के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, जो कि क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वहां पे देख सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। याद करने का तरीका अगर भूल जाओ, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, O2 नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या शो करता है जनरली, H पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास। तो हाइड्रोजन तो जाता है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस जाती है एनोड पे। ये ट्रिक है बेसिकली याद करने की कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज वाला किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एनोड के पास। किसके पास, पॉजिटिव एनोड के पास, जो कि दिख भी रहा है कि हमें यहाँ पे जो एनोड है
उस पे ऑक्सीजन है। ठीक है, याद करने का तरीका, जो एनोड है उस पे कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन, और जो कैथोड है उस पे कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन। याद करने का तरीका, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे। यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। अगर सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, उनमें साइंस बदल जाते हैं। ठीक है, ये चीज बाद में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखना एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव। कौन सी गैस किस पे जा रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एसिड है उसका रोल क्या है, यहाँ पे एसिड का रोल है, जो वाटर हमने लिया डिस्टिल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिड को हमने ऐड करा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट, जिसमें 2:1, ये 1 है। ठीक है, 1 है, 10 नहीं है, 1 ऑक्सीजन O2। तो हाइड्रोजन का अमाउंट 2 है, ऑक्सीजन का अमाउंट 1, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा होती है हाइड्रोजन गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और मैंने बताया भी है, शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, 2-4 इसके एक्सपेरिमेंट भी करे हुए हैं और प्रैक्टिकली दिखाया भी गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसे निकलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है थर्ड हमारी, जो कि फोटो, इसे नोट करें, हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड मींस बी, सी पार्ट, सी पार्ट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको फोटोलाइटिक, फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सारे नाम मैंने पीछे लिखवा दिया, फोटोलाइटिक, फोटोलिसिस। तो सेम, डिकम्पोजिशन takes place in the presence of, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। फोटो का मतलब सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सच रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक या फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे भी जाते हैं। पहला, अगर मैं AgCl को, AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रख दूं कुछ टाइम के लिए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो यहाँ पे AgCl ब्रेक डाउन होकर Ag बनाता है और प्लस Cl2। तो रिएक्शन तो छोटी सी है, बैलेंसिंग हो गया। यहाँ पे जो Ag है वो की ग्रे कलर का है, ठीक है, वो वाकई बन गया क्लोरीन। इसका कलर क्या है, सिल्वर का ग्रे। Ag क्या है यहाँ पे, सिल्वर। याद रखना यहाँ पे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ब्रेक डाउन होके क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, क्लोरीन एंड सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का, व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रे। दूसरा AgBr भी देख लो, AgBr, इसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी सेम सनलाइट के प्रेजेंस में, इसका कलर होता है येलो। क्या होता है, येलो। क्या होता है इसका कलर, येलो। और येलो से किसमें जाएगा, वही सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ब्रेक डाउन कर जाएगा, क्योंकि सिल्वर बन गया ग्रे कलर का एंड ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे कलर सबके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बाकी वो बन गया ब्रोमीन, ऊपर बन गया क्लोरीन। तो यहाँ पे व्हाइट से जा रहा है ग्रे और सिल्वर ब्रोमाइड जा रहा है येलो से जा रहा है ग्रे। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया फोटो। फोटो मींस सनलाइट, फोटो मींस लाइट मींस सनलाइट। और ये दोनों रिएक्शन यूज होती है, these reactions used in black and white photography, black and white photography। याद रखना है, फोटोग्राफी।
ये जो रिएक्शन है ये यूज होती है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। तो फाइनली हमने यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप समझ लिया और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके सबके कलर्स याद रखना। तो हमने 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली, जिसमें देखते हम यहाँ से पढ़ के आए थे 3 टाइप की थी, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते थे, एंड फोटो। थर्मल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, जैसे लेड नाइट्रेट। यहाँ पे लेड नाइट्रेट का भी अगर आप चाहो तो कलर लिख लो, ये होता है व्हाइट, पूछ लेते भी व्हाइट से जाता है येलो, ठीक है, याद रखना व्हाइट से क्या जा रहा है, येलो। कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद हमने देखा था कुछ और एग्जांपल्स लिए थे, यहाँ ग्रीन से जा रहा था व्हाइट, व्हाइट से रेडिश ब्राउन, क्लियर। फिर हमने देखा ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने वाटर का एग्जांपल लिया, जो कि वाटर से कौन सी गैस मिल रही है हमें, H2NO2, 2:1। और याद करने का तरीका, हाइड्रोजन किस पे आएगा, कैथोड, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद करने का तरीका है, जो कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ। और फाइनली हमने देखा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हमारी ये सेकंड टाइप रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, इसे नोट करें, हम थर्ड पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आज जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिक सी रिएक्शन है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, किसी को हटा रहा है। अब होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which more reactive elements जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेस करेगा किसको, डिस्प्लेस्ड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और सॉल्यूशन बोल सकते हो, इट्स कंपाउंड्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो होता है क्या है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से। कैसे, और ये क्या मोर रिएक्टिव और क्या लीस्ट रिएक्टिव, इसके लिए हम समझते हैं यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, जो कि याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कौन मिडिल कैटेगरी में आ रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag और गोल्ड Au, ठीक है। इनके नाम लिख देते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड अगला जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स को मिला के यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, जो कि हमारी बुक्स में भी होती है। ये हमें बताता है कि क्या बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाऊं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, मींस अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम और पोटेशियम। हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि सोडियम पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है कि ओपन एयर में रखने पर एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं।
दूसरी तरफ इसके नीचे जाए, हाइड्रोजन के नीचे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव मतलब ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। और सिल्वर गोल्ड को हम देखेंगे भी एसिड बेस चैप्टर में कि गोल्ड तो लगभग किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट कर जाता है। और क्या कंपाउंड बनाएगा हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखेंगे। तो गोल्ड जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ज्वेलरी के लिए भी बनाया जाता है। और ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की, वो कभी भी खराब नहीं होती, किसी की भी एयर मॉइस्चर के साथ जल्दी से रिएक्ट करती नहीं है, जल्दी से क्या करती ही नहीं है गोल्ड तो रिएक्ट, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। और सोडियम पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। आप चाहे ट्रिक से याद करो, ट्रिक से याद कर रहे हो तो ट्रिक से कर लेना, वरना डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड दिस जो भी लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर। अब आते हैं हम अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है? जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल हम कॉपर लेते हैं, आयरन, एक आयरन कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में ऐड करा जाता है, जो कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? कि देखो हमें यहाँ दिख रहा है जो ये आयरन है, ये क्या है? आयरन। ये क्या है? आयरन। और ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन और कॉपर सल्फेट दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या ये कॉपर? तो इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। जिसको याद नहीं है वो अभी यहाँ पर देख लेना। ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। तो ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज है, नीचे की तरफ डिक्रीज है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन रिएक्टिव है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को लेके चला जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहने का मतलब है कि आयरन ज्यादा स्मार्ट है, तो वो कॉपर सल्फेट के पार्टनर जो कि सल्फेट है उसको लेके चला जाएगा। आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव, बोल सकते हो ज्यादा स्मार्ट है, वो कॉपर सल्फेट के सल्फेट को लेके चला जाएगा और क्या बना लेगा? FeSO4। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था, सल्फेट को अपने साथ ले गया और बेचारा कॉपर अकेला रह गया। तो यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट। क्या बना यहाँ पर? आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। ऐसे समझ लेना कि आयरन ज्यादा स्मार्ट है तो उसके पार्टनर को लेके चला गया, बेचारा कॉपर अकेला रह गया। दिख भी रहा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, यस और नो? तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से। सल्फेट को ले गया और कॉपर को अलग कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी ले लेता हूं, कैल्शियम। कैल्शियम को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? मैग्नीशियम सल्फेट। अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कैल्शियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट को ले जाएगा, नाम मैं बोल रहा हूँ कि ये कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट को ले जाएगा और बन जाएगा CaSO4 प्लस Mg। क्यों ले गया? क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज अगर अभी याद नहीं है तो अभी के लिए आप ये देख सकते हो, वैसे याद होनी चाहिए। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट था, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन गया है? कैल्शियम सल्फेट। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो, अब हम कर रहे हैं जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर रहे हैं जिंक सल्फेट के साथ। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? हाँ होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो जिंक के सल्फेट को लेके चला जाएगा, तो बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस जिंक। जिंक बेचारा अकेला हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो आप कर सकते हो यहाँ पे 2 3 and 3। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से या फिर उसके सॉल्यूशन से, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसे नोट करें। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। क्या करते हैं हम? एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट पेज। अब बताओ, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ये बनेगा MgSO4 प्लस कैल्शियम, जो कि गलत है।
क्यों गलत है? मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, इस बार कैल्शियम सल्फेट में से कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इस पूरे कंपाउंड में जो कैल्शियम मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्मार्ट है समझने के लिए, तो वो अपने पार्टनर को जाने नहीं देगा, और उसका पार्टनर जाएगा भी नहीं लीस्ट वाले के पास। ठीक है, जो कम स्मार्ट बनता है या जो कम स्मार्ट है उसके पास जाएगा ही नहीं, जो लीस्ट रिएक्टिव है उसके पास वो कभी जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट MgSO4 बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए सल्फेट उसको छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो याद रखना, एग्जाम में कभी आप पूछ लिया जाता है कि नो रिएक्शन आंसर होता है। ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे कि जबरदस्ती प्रोडक्ट बना दिया। और भी अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, किसी के साथ भी कर सकते हो, जैसे जिंक सल्फेट का आयरन के साथ करते हैं, आयरन का जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे भी क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि जिंक पहले ही ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऑलरेडी मोर रिएक्टिव। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सल्फेट को जाने ही नहीं देगा, और जाने ही नहीं देगा तो नो रिएक्शन। तो क्वेश्चन को करते टाइम याद भी रखना कि टिक मार्क क्वेश्चन में ये आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादातर इस टाइप की रिएक्शन होती है नो रिएक्शन वाली, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, बट पहले से अगर मोर रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उस केस में हम लिखेंगे नो रिएक्शन। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन इस चैप्टर की। अब आती है फोर्थ आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थी डिस्प्लेसमेंट, अब आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि फोर्थ रिएक्शन है और आज की इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसमें 4 रिएक्शंस को कवर करेंगे, बची हुई 4 रिएक्शन को अगले टॉपिक में। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, डबल हो रहा है इसमें। अब इसका मतलब क्या है? दोज रिएक्शन इन विच डेफिनेशन देखते हैं, देयर इज exchange of ions between the reactants। Those reaction in which there is exchange of ion, जिस रिएक्शन में क्या हो, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस सच रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सच रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये चीज याद रखना, अंडरलाइन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? तो डायरेक्ट एग्जांपल लेके करते हैं। पहला एग्जांपल, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। तब बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा जाता है। ये है हमारे पास बैरियम क्लोराइड। फॉर्मूला हर बार सही से लिखना है, उसका नाम जरूर लिखना ताकि आपको बार बार याद हो जाए, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इस रिएक्शन में तो हमने बोला एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो बैरियम एक्सचेंज करके बैरियम सल्फेट बना लेगा और सोडियम क्लोरीन को ले जाके सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देख लो, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। Ba जो पॉजिटिव वाला है, Ba2 पॉजिटिव, वो सल्फेट 2 नेगेटिव को लेके जा रहा है, ये Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो आयंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज। यहाँ पे Ba में Ba2 पॉजिटिव बनता है, हमें पता है, क्लोरीन में Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, 2 है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, और यहाँ SO4 2 नेगेटिव। तो बैरियम सल्फेट को ले गया, NaCl को लेके जा रहा है, बैरियम सल्फेट को लेके जा रहा है NaCl। तो ये लिखा है देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बने नाम है इसका? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या बना? बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ये बैरियम सल्फेट है
ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। और पीपीटी क्या है हमने बता रखा है, इंसॉल्युबल सब्सटेंस, व्हाइट प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है, याद रखना है। दूसरा एग्जांपल देख लो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल देख लो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्सचेंज करेंगे आयंस, सिल्वर क्लोरीन को लेके चला जाएगा और सोडियम नाइट्रेट को, सिल्वर किसको लेके जाएगा, क्लोरीन को, और सोडियम नाइट्रेट को। तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, दिस वन इज सोडियम नाइट्रेट। तो हर एक रिएक्शन को अच्छे से लिख कर देखना हर बार, उसका नाम, उसकी रिएक्शन, ताकि जल्दी से जल्दी उसको याद कर पाओ। अब यहाँ पर इसका कलर क्या होता है, ये होता है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। ये रिएक्शन आगे भी आने वाली है, हम अगली जो टाइप पढ़ेंगे वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें सारे एग्जांपल सेम ही आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे भी पीपीटी बन रहा है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज, Ag ले गया क्लोरीन को और सोडियम ले गया नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट, व्हाइट कलर का पीपीटी, वहां पे भी व्हाइट कलर का पीपीटी। ये दोनों एग्जांपल नोट करें। एक और एग्जांपल करते हम, कौन सा, लेड आयोडाइड वाला, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में भी करा था। यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्लास की जो एक्टिविटी है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, ये रहा लेड नाइट्रेट को, ये रहा लेड आयोडाइड वाला। यहाँ पे भी देखो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मैंने एरो भी करके दिखा रखे हैं। तो करते हैं इस वाले एग्जांपल को वापस से, किसको, लेड नाइट्रेट वाले को। तो इसको नोट करें, कहाँ पे, अच्छा चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, इसको नोट करें। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट, फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट, ये एक्टिविटी नंबर, एग्जांपल एक्टिविटी नंबर 1.2 थी एज पर एनसीईआरटी। और जो हमने फर्स्ट क्लास का सेकंड टॉपिक यही पढ़ा था, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा था, KI, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, लेड आयोडीन के साथ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के बीच में, जो कि बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड। तो याद होगा अगर लेक्चर को सही से पढ़ा है तो इसका कलर क्या होता था, येलो कलर का पीपीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, येलो पीपीटी। और पोटेशियम किसको ले गया, नाइट्रेट को, पोटेशियम किसको ले गया, नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंसिंग वगैरह खुद कर लेना, करा दिए सब कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, करते रहना बैलेंस। तो ये भी यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट। यहाँ पे ये कौन सा कलर का पीपीटी बनाता है, येलो कलर का पीपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करा है। ये हमने 4 रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की पढ़ ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को करेंगे। तो उसके बचे हुए लेक्चर में जो अगला आएगा उसके बाद उसमें हम देख लेंगे कि जो हमारा कोरोजन है और रेडॉक्स वगैरह जो टॉपिक है और जो भी चैप्टर के टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कवर करते हैं, यहाँ पे लेक्चर होता है खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के बाद। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपको ये 4 रिएक्शंस अच्छे से आने चाहिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।